स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आतिश जो कि कुछ ही समय पहले इंडिया से बाहर गए हैं और ये पोलैंड में कर रहे हैं नौकरी। अब इनका जो कंपनी है जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है उस पर काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के, कहीं पर कॉलोनीज को डेवलप करना, कहीं पर फैक्ट्रीज को डेवलप करना। इनका जो बेसिकली काम था वो लैंड खरीदने से पहले वहाँ पर जाकर उसका मुआयना करना कि कितनी उसमें जो सॉफ्टनेस है, कितनी हार्डनेस है, आसपास अगर कोई फैक्ट्री बन रही है तो पानी का जो है वो जरिया क्या है और कितनी गहराई पर पानी है, जंगल क्या है, कितना वातावरण एनवायरनमेंट का सब कुछ जो भी सारे मापक होते हैं वो सारे देखने। अभी ये कुछ ही समय पहले इनकी नौकरी लगी थी और ये कहते हैं कि मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मैं अब इंडिया में हमारे वैसे तो हर एक त्योहार मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो क्रिसमस होता है ना, क्रिसमस का जो एक सेलिब्रेशन है वो बर्फ़ में उसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का एक मज़ा ही अलग है। जो आतिश कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हुआ कि पोलैंड में जा रहा हूँ। पोलैंड में ठंड भी बहुत पड़ती है क्रिसमस के आसपास और बर्फ़ तो पड़ती ही पड़ती है, नेचुरली बात है। भाई इस बार तो जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं ना उसको करेंगे पूरी तरह से एंजॉय। लेकिन शायद ये कुछ गलतफहमी में थे। अब उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे क्रिसमस पास आता जा रहा था इनको था कि बस अब तो हम छुट्टियां मनाएंगे। अब इनको कुछ महीने कंपनी में काम करते हो गए थे और उस दौरान जो इनका ज़्यादा काम था वो टूरिंग का काम ही था, टूर पे ही रहते थे। खुश भी थे क्योंकि बहुत सुंदर देश है पोलैंड और उसकी जो हसीन वादियां हैं, उसके जो जंगल है बढ़िया से बढ़िया, जो उसके नदियां हैं, सब कुछ इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया था, मतलब जहाँ जहाँ भी ये गए। लेकिन अभी एक जो नियति थी इनको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाने वाली थी जिसके बारे में कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के भी कुछ हादसे, इस तरीके की भी कुछ वारदातें होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये वेट कर रहे थे कि कब क्रिसमस की छुट्टियां पड़ें और ये अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस को एंजॉय करें। अब ये वेट कर ही रहे थे इस चीज़ों का कि इनको इनके बॉस का फ़ोन आता है कि भैया आप नेक्स्ट वीक जा रहे हैं सोबिबोर। सोबिबोर एक शहर है और उसके आगे एक गांव है जहां पर आपने जाकर ज़मीन का मुआयना करना है, जहां पर हम फैक्ट्री वगैरह के बारे में जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपको वहां पर जाना होगा। अब ये झट से पूछते हैं कि सर नेक्स्ट वीक तो छुट्टी है, अब क्रिसमस की छुट्टियों में कैसे जा सकते हैं। तो इनके बॉस कहते हैं कि छुट्टियां बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, आप काम कीजिए और ये आपका त्योहार नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा और आप इसलिए तो हम आपको भेज रहे हैं कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि भैया आपकी छुट्टियों के बारे में आप सोचेंगे कि भाई अब मैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो जब आप वापस आ जाएँगे और जो क्रिसमस की छुट्टियाँ पेंडिंग है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इनके बॉस ने ये भी पूछना गवारा नहीं समझा कि भाई आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं भी हैं या नहीं। इनका तो दिल टूट गया। ये तो चाहते थे कि सेलिब्रेट करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई क्रिश्चियंस ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन शायद इनके बॉस ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और बिना इनसे डिस्कशन किए ये डिसाइड कर लिया कि ये जाएंगे सोबिबोर के पास जो गाँव है। अब सोबिबोर का जब नाम सुनते हैं तो इनको कुछ याद आता है क्योंकि सोबिबोर का एक अपना इतिहास है, बड़ा ही खौफनाक, बड़ा ही डरावना इतिहास। आप में से कुछ व्यूअर्स होंगे जो सोबिबोर के बारे में जानते होंगे कि सोबिबोर वही जगह है जहाँ पर हिटलर ने जो कंसंट्रेशन कैंप लगाए थे, अपना हिटलर के नाजिस ने ज्यूज के, और वहाँ पर मारकाट जो हुई थी सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में हुई थी। कुछ आंकड़े तो करोड़ों तक भी जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स थे वो तो लाखों में थे। अब जहाँ पर इतनी मारकाट हुई हो, बेरहमी से मारा गया हो लोगों को तड़फा तड़फा के गैस चैम्बर्स में, सर्दी में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होना तो लाजमी है। ये दोस्त जो थे कुछ ऐसा उनको कह रहे थे कि भाई ध्यान से जाना। सोबिबोर जो शहर है, मेन शहर है, वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके आसपास के इलाके जहाँ पर ये सब कुछ हुआ वहाँ पर कुछ ऐसी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन आतिश ने तो अपना काम करना था और उनको इस चीज़ का कोई था नहीं, क्योंकि इन्होंने कौन सा किसी जंगल में रहना था। इन्होंने उस मालिक के घर जाना था जिसका नाम माइक था, उससे बात करनी थी। फिर उसके बाद अगले दिन जो ज़मीन है उसको सारा मुआयना करना था और एक रोबोट था जो वहाँ पर सोबिबोर का एक आदमी था जो इनकी कंपनी के साथ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट में था, उसने टूल्स वगैरह प्रोवाइड करने थे और उसके बाद इसने वापस आ जाना था। बस इतना काम था। अब ये इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है और चल पड़ते हैं सोबिबोर की ओर।
सोबिबोर काफ़ी दूर था इनके लोकेशन से। अब जब ये एक्सप्लोर करते जा रहे थे तो वाक़ई ही बहुत सुंदर हिस्सा था ये देश का। जितना सुंदर इसका वर्तमान था, उतना ही भयावह इसका पास्ट रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि हिटलर के जो आतंक है उसका दंश सहा है। ना ही सिर्फ हिटलर के आतंक का दंश बल्कि रशियन आर्मी का दंश भी है इस इलाके में। अब कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों को भी देखते जा रहे थे और रास्ते में कई जगह पे सड़क खराब होने की वजह से इनके 1-2 टायर जो हैं वो पंक्चर हुए। ये कुछ जल्दी में थे क्योंकि इनको एक अपील की गई थी माइक की तरफ से। जब ये चलने लगे थे, माइक से इन्होंने बात की थी फ़ोन पर जो ज़मीन का मालिक था, और माइक ने कहा था कि अगर आप दिन ढलने से पहले गाँव में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सोबिवोर में रुक जाना और अगले दिन वापस आना, सुबह गाँव में आना। रात के समय में आपने बिल्कुल नहीं आना। जब ये बात आतिश सुनते हैं तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं पाते कि भाई क्या कारण है, पूछो तो सही। लेकिन उनको कोई जवाब मिलता नहीं, ना ही ये बहुत ज़्यादा उतनी तसल्ली से पूछते हैं कि ठीक है भाई, कुछ होगा, गांव के लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं, हो सकता है कि ये कारण हो। लेकिन ये जब गांव की तरफ पहुंच रहे होते हैं तो तकरीबन शाम हो चुकी होती है और कुछ ही समय होता है दिन ढलने में। उसकी वजह से ये थोड़ी जल्दबाजी में भी होते हैं कि इंप्रेशन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये सोबिबोर को क्रॉस करने के बाद उस गांव में एंटर करते हैं, ये एक बहुत अजीब सी चीज़ देखते हैं। ये देखते हैं कि तकरीबन हर घर में, हर खिड़की पे, हर गेट पे, हर दरवाजे पे जंगले लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी। ना ही सिर्फ खिड़कियों पे, दरवाजों पे, बल्कि जो बाहर गाड़ियां पार्क हैं वो भी जंगलों के कवर में है। ये काफ़ी हैरान होते हैं कि भाई ये कैसी जगह है, क्या कुछ यहाँ पर काफ़ी खूंखार जानवर है जो हमला कर सकते हैं। लेकिन इनका आंसर तो उनको खुद ही मिल गया, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर पे तो समझ आता है कि जंगले होंगे कि जिससे जानवरों से बचा जा सके, लेकिन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहाँ पर भी जंगले थे। और ये एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जो एक घर से दूसरे घर के बीच में अगर कुछ सड़क है और ऊपर से उन्होंने एक ब्रिज बना कर रखा है, वो भी पूरा जंगलों से प्रोटेक्टेड है। ऐसा कैसे कि जैसे रात के समय में या किसी समय में भी ये एक दूसरे के घर में जाना हो, अगर जाना है तो सड़क से भी जाया जा सकता है। क्या यहाँ पर किसी चीज़ का आतंक है? जानवरों का आतंक तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जानवरों का आतंक हो तो सिर्फ एक ही ग्राउंड फ्लोर पर जंगले लगने की बात समझ आती है। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे गिरोह हैं जो रात में हमला करते हैं? हो सकता है, इसके बारे में सोचते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं। अब ये जल्दी से बढ़ते हैं उस घर की तरफ जहाँ पर इन्होंने जाना था, यानी माइक का घर। अब ये माइक का घर जब जा रहे थे तो इनको पता था कि घर काफ़ी बड़ा होगा, और सच में घर काफ़ी आलीशान था। वहाँ पर जाते हैं, जब ये बेल बजाते हैं वहाँ पर, तो कोई भी हलचल, किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 2-3 बार बेल बजाने के बाद माइक का रिस्पॉन्स आता है कि वो आ रहा है। अब आवाज़ शुरू हो जाती है कुंडियों के खुलने की। 1, 2, 3, 4, ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे का पूरा दरवाज़ा ही लॉक किया हुआ है। कुछ समय बाद एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, फिर दूसरा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, और उसके बाद फिर तीसरा दरवाज़ा जो मेन डोर था वो खुलता है। जब माइक को ये देखते हैं तो ये उसको देखकर खुश होने से ज़्यादा हैरान थे कि भाई इतनी प्रोटेक्शन किस चीज़ की। माइक भी इनको देखकर परेशान लग रहा था, क्योंकि ये तय समय से कुछ लेट आए थे और अब अंधेरा तो होने को ही था, जिसके बारे में माइक ने पहले कहा था कि भाई अंधेरे में मत आना। ये जल्दी से आतिश को पूछते हैं कि वेयर इज़ योर कार, तो ये बोलते हैं कि वो पीछे लगी हो। कहते हैं जल्दी से उसको एक जंगला की तरफ इशारा करते हैं जिसका दरवाज़ा खुला था, जहाँ पर माइक की कार भी लगी हुई थी, और कहते हैं कि जल्दी से वहाँ पर ये कार लगाओ और जल्दी से अंदर आ जाओ। अब आतिश किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा बात करते नहीं, जल्दी से अपनी कार को उसके अंदर पार्क करते हैं। माइक बाहर आता है, उसको लॉक लगाता है, 3-4 जो पक्के लॉक लगे होते हैं, और उसके बाद जल्दी से घर के अंदर आते हैं और ये उसी तरीके से दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देता है कि जैसे आतिश को तो बस ये महसूस होता है कि भाई तो मुझे तो लगता है कि ये मुझे जेल हो गई है। अब आतिश उसको चाय वगैरह ऑफर करता है, पानी ऑफर करता है। आतिश इससे पूछना तो चाहते हैं कि भाई ये माजरा क्या है, लेकिन फर्स्ट मीट में ही जो माइक है बहुत इनको अनवेलकमिंग लगे कि बहुत ज़्यादा इससे कोई बात नहीं कर रहे, हाल चाल नहीं पूछ रहे, सफ़र कैसा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे कि वो कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में हो कि जल्दी जल्दी बस जो भी है निपटाओ और निकलो यहाँ से।
माइक इनको खाना ऑफ़र करते हैं और अभी कुछ 8 बजे के आसपास का टाइम था और माइक इसको कहते हैं कि बस अब सोने चलते हैं, ये आपका रूम है, मैं आपको आपके रूम तक पहुँचा देता हूँ और फिर उसके बाद हम सुबह थोड़ी-सी जैसे ही दिन निकलेगा हम ज़मीन जो है वहाँ पर जाकर आप जो मुआयना करना आप कर लेना। अब आतिश को ये काफ़ी बात अजीब लगती है कि ये सब कुछ इतनी जल्दबाज़ी में कर क्यों रहा है? क्या कारण है? क्या कुछ डर है? क्या कुछ किस तरीके का कुछ खौफ है? मुझे समझ नहीं लग रहा। अब आतिश थके भी हुए थे। ऑलमोस्ट उन्होंने कुछ 15 घंटे के आसपास का सफ़र तय किया था। बहुत ज़्यादा बात करने की हालत में बहुत ज़्यादा बात करने की हालत में भी नहीं थे। फर्स्ट इंप्रेशन था, पहली बार मिले थे। इसलिए आतिश अपने कमरे में जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। थकावट की वजह से कुछ देर बाद इनको नींद आ जाती है, लेकिन अचानक इनकी जो नींद है वो खुलती है कुछ आवाज़ों से, कुछ खतरनाक आवाज़ों से। जैसे कई जानवर हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो उन पर वार किए जा रहा है। कुछ ही देर बाद जो जानवरों की आवाज़ें थी उसके साथ ऐसी आवाज़ें आने लग पड़ी जैसे कोई शैतान है जो उन जानवरों को मार रहा है और जानवर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जल्दी से उठते हैं, पर्दा पीछा करते हैं, जो खिड़कियां हैं वो देखते हैं कि अंदर की तरफ भी जाला लगा हुआ है, ग्रिल लगी हुई है और जो खिड़कियां हैं उसका शीशा है वो बिल्कुल वाइट कलर का है, यानी कि उससे आर पार नहीं देखा जा सकता। अब ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, और ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, इतनी आवाज़ें जैसे कि गांव के इस हिस्से में कुछ जंग लगी हुई है या जानवरों का बहुत बड़ा झुंड आया जिसका कोई शिकार कर रहा है, जिस पर कोई वार कर रहा है। खैर ये अब जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहते और फिर से ये अपने बेड पर लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आवाज़ें थी वो तो इनको सोने ही नहीं दे रही थी। बस इनको बार बार वो आवाज़ें आ रही थी और कुछ देर तक वो बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी जो बर्दाश्त शक्ति है वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये उठते हैं, अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और माइक का जो डोर है उसको नॉक करते हैं। कुछ देर बाद माइक आंखें मलते मलते बाहर आता है और वो कहता है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं कि भाई मुझे ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पता नहीं मुझे ये सोने नहीं दे रही, क्या कुछ बाहर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। माइक कहता है कि ये आसपास जंगल का इलाका तो है, साथ में जानवर होंगे और आमतौर पर कई लोग यहाँ पर जानवरों का शिकार भी करते हैं। आप किसी तरीके की कोई टेंशन मत लो और सो जाओ, और हाँ मुझे दोबारा मत उठाना। अब आतिश को माइक का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला लगता है, अनवेलकमिंग लगता है फिर से, और फिर वो एक चीज़ नोटिस ज़रूर करते हैं कि माइक की आंखों में खौफ तो था। ऐसा नहीं है कि बड़ा वो लाइटली बोल रहा था कि हाँ आसपास जंगल है कुछ। शायद वो बोलने की ऐसे कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ तौर पर ये बयां कर रही थी कि बात तो कुछ हो रही है। लेकिन अभी वो वक्त वो था कि जहाँ पर आतिश बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर नहीं सकते थे। जैसे तैसे करके ये अपने रूम में जाते हैं, अपने आप को सिरहाने में ढकते हैं अपने सर को और सोने की कोशिश करते हैं, और कुछ देर बाद इनको नींद आ भी जाती है। अब सुबह जब उठते हैं तो माइक का जो व्यवहार है उसको देखकर ये और परेशान हो जाते हैं। जो रात वाला माइक था और जो सुबह वाला माइक था, उनमें से फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर मुहावरा तो बिल्कुल सही से फिट बैठता है, बकौल इनके की दिन रात का फर्क था। आज माइक जब सुबह उठता है तो बड़े प्यार से इनके सामने नाश्ता रखता है, कॉफ़ी रखता है और बड़े प्यार से इनको बुलाता है कि जैसे इनका बेटा हो या इनका कोई रिश्तेदार आया हो, और उनको पूछता है कि आई एम सॉरी फॉर द लास्ट नाइट, जो आपने हुआ ऐसा कुछ आवाज़ें आती रहती हैं और मैं रात को जब सो रहा था तो मैं आपको सही तरीके से बात नहीं कर पाया, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये तो आप ज़्यादा और हैरान हो रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा रात को कुछ और बिहेव कर रहा है, सुबह कुछ और बिहेव कर रहा है। वो बड़े प्यार से इनसे बातें करता है, सफ़र का पूछता है कैसा रहा, पोलैंड कैसा लग रहा है आपको, इंडिया के बारे में भी पूछता है कि ओके कैसी जगह है, अगर मैं जाता हूँ वहाँ पर तो कैसी जगहों पर घूमना चाहिए। ऐसे बात करते करते कुछ समय होता है, फिर हमें फ़ोन, जैसे आतिश को फ़ोन आता है रॉबर्ट का कि वो अपने टूल्स लेकर गाँव में आ चुका है। फिर जब रॉबर्ट इनके घर आता है, कुछ समय ये बैठ कर चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद ये निकलते हैं उस ज़मीन की तरफ। जब ये ज़मीन की तरफ जाते हैं आतिश, तो इनको ज़मीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बहुत बढ़िया थी, जो मुआयना इन्होंने करना होता है वो सब कुछ करते हैं और इनको ज़मीन बिल्कुल फैक्ट्री के मुताबिक ठीक लगती है। रॉबर्ट अपना काम करता है और वो अपना काम करके चले जाता है। अब जब आतिश को ये लगता है कि मैं कुछ हद तक खुलकर बात कर सकता हूँ माइक के साथ, तो वो बात करना शुरू करते हैं कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि
ये जो घर में इतने इतने बड़ी ग्रिल्स, इतनी इतनी भारी ग्रिल्स और इतने लॉक्स हैं, इसका कारण क्या है? माइक अब कुछ समय तक खामोश रहता है, फिर वो कुछ बोलता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ये जमीन की ऑफर है मैंने नहीं दी। ये जमीन की ऑफर आपकी कंपनी ने दी है और मैं तो उनको मना कर चुका था कि मैं जमीन बेचूंगा नहीं। लेकिन फिर भी वो जमीन खरीदने के लिए काफी ज्यादा दबाव बना रहे थे मुझ पर। फिर मैंने सोचा कि ठीक है जी, अब आपकी मर्जी। हाँ, एक बात आप इस चीज़ में अपनी रिपोर्ट में ज़रूर लिख देना कि सारे साल तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में जो ये क्रिसमस के आसपास के कुछ 15-20 दिन हैं, आपको अपनी जो इमारत तामीर करनी है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके साथ आपको हर दरवाजे, हर खिड़की पर ग्रिल लगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाते तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी अगर कोई भी नुकसान होता है। ये मैं आपको पहले ही फ़ाइल में मेंशन कर देना चाहता हूँ, और अगर उसके बाद ज़मीन मेरी बिकती है, बिके नहीं बिकती ना बिके, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। माइक की बात सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक इंसान जिसकी इतनी ज़मीन बिक रही है और शायद जो उसको रेट मिल रहा होगा वो अच्छा मिल रहा होगा, इसलिए वो बेचने के लिए तैयार हुआ। उसके बावजूद वो कुछ ऐसा क्लॉज़ लगा रहा है जो सारे गाँव में तो शायद फिट बैठ रहा हो, लेकिन फैक्ट्री में कैसे फिट बैठ सकता है? अब ये इनको बहाना मिल चुका था आतिश को कि भई अब मैं पूछूँगा कि ये घर में, सारे घर में जंगले जो लगे हैं और इसके अलावा ये रात में जो मुझे आवाज़ें सुनाई दी, ये है क्या चीज़? ये किस चीज़ के बारे में आप ये क्यों लगा रहे हैं? ये पूछते भी हैं। फिर माइक इनको कहते हैं कि देखो भाई, अब हर एक जगह का कुछ राज होता है और ऐसे ही इस जगह कुछ राज है। बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप उस बात पर विश्वास करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुझे वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बात ज़रूर बता दी है कि ये क्लोज आप ज़रूर रखना। आप मेरे रिमार्क्स ज़रूर मेंशन करना। ऐसा ना हो कि आप मेरे रिमार्क्स जो है वो मेंशन मत करो और बाद में फिर कुछ हादसा हो तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अब जब आतिश दोबारा से ये बात सुनते हैं तो फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि आप मुझे बताओ तो सही। जब ये बात माइक सुनते हैं तो फिर वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आतिश, बात कुछ ऐसी है कि क्रिसमस से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जो क्रिसमस की रात तक चलते हैं, या उससे कुछ दिन बाद भी। यहाँ पर रात के समय में मुर्दे चलते हैं। जब ये बात आतिश सुनते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाते हैं। अब जब माइक उनका ये हाव भाव देखते हैं आतिश का, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये मजाक लगता है क्या? इसलिए तो मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। अगर मेरी बात सुननी है तो सुनो, अगर नहीं सुननी तो यहाँ से निकलो। मेरा जो रिमार्क्स है वो जरूर लिख देना, अदरवाइज मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आतिश को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं, मैं तो बस इस बात पर हंसा कि मुर्दे कैसे चल सकते हैं। माइक कहते हैं कि इस गांव में ऐसा होता है और ये क्रिसमस से पहले शुरू होकर क्रिसमस के कुछ दिन बाद तक भी चलता है। अब जब ये बात सुनते हैं, आतिश कहते हैं कि फिर मैं ये बात इसलिए नोट कर रहा था कि सारे रास्ते में क्रिसमस की धूम थी। क्रिसमस से पहले जो भी जितने भी लोग सेलिब्रेशन करते हैं वो सब कुछ था। इस गांव में क्रिसमस की कोई धूम ही नहीं है। क्या यही कारण है? तो माइक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्रिसमस मनाई नहीं जाती, या यूं कहें कि मना ही नहीं सकते। फिर माइक बताना शुरू करते हैं कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो तब यहाँ पर पहले यूक्रेन तक जो बॉर्डर लगता है और साथ में बेलारूस का बॉर्डर लगता है, यहाँ पर तो आपको पता ही है कि सोवियत यूनियन यहाँ पर था। सोवियत यूनियन के टूटने से कुछ समय पहले यहाँ पर एरिया में कुछ रशियन आर्मी है, उन्होंने कुछ यहाँ पर ड्रिल की और यहाँ पर उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। जो आगे जमीन है वो एक तरफ इशारा करते हैं। अब जब वो खुदाई करते हैं तो उनको एक कब्र दिखाई देती है जो जमीन के काफी अंदर थी। एक के बाद उसको खुदाई करते हैं, 2-3, उसके बाद पूरे का पूरा कब्रिस्तान निकलता है। और वो कब्रिस्तान में कुछ ऐसे जो पत्थर थे, उसको देखकर ये लग रहा था कि ये कब्रिस्तान कुछ 50-100-200 साल पुराना नहीं बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। अब जो आर्मी मैन है वो, उनको लगता है कि भाई जो बीच का जो भी डेड पर्सन होंगे उनकी तो हड्डियां तक भी नहीं बची होंगी। जो भी उनका रिमेन्स बचे होंगे हड्डियों के तौर पर भी हल्के फुल्के, उनको ही एक जगह पे इकट्ठे करेंगे और एक सामूहिक कब्र बनाकर साइड में कर देंगे। लेकिन जिस रात उन्होंने ये काम करना था, उस रात वहां पर आवाजें आई हमें।
चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, भागने की। अगले दिन जब हमने सुबह देखा तो वहां पर कब्रें तो वैसी की वैसी थी, लेकिन कुछ कटे फटे शव पड़े हुए थे रशियन सैनिक के। ऐसा लग रहा था कि रात को उनको नोच नोच कर खाया गया। जो बाकी सैनिक थे वो भाग गए थे। कुछ ऐसे सैनिक थे जिनका कांटेक्ट गांव वालों से हो चुका था। बाद में जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो ये बताया गया कि जब उन्होंने ये कब्रों को खोदना शुरू किया तो वहां पर निकले मुर्दे। अब तो कब्रों से मुर्दे ही तो निकलते हैं, लेकिन इतने हजार साल पुरानी कब्र से मुर्दा शरीर जो होता है, जिस पर फ्लैश होता है, जहाँ पर मांस होता है, कपड़े होते हैं, इसका होना तो तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, हमारा जो इलाका है यहाँ पर बर्फ गिरती है, लेकिन मुर्दे जो हैं वो बर्फ में नहीं दबे थे, वो तो जमीन में दबे थे। उनकी बॉडी तो डिकम्पोज होनी ही होनी थी, हजारों सालों में नहीं, वो तो कुछ ही सालों में हो जानी थी, लेकिन वो मुर्दे निकले। जब इन्होंने देखा कि वो मुर्दे निकले हैं तो उन्होंने मुर्दों को साइड पर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही रात होनी शुरू हुई वो मुर्दे जिंदा हुए और उन्होंने रशियन सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सुबह जब हम देखते हैं हमें तो वहां पर कोई मुर्दा नजर नहीं आता, लेकिन क्या वो मुर्दे दोबारा से अपनी कब्रों में जा गए? आतिश ये बात सुन रहे थे और हंस भी रहे थे, क्योंकि ये उनको बात एक फिल्मी लग रही थी। अरे भाई, ये तो ज़ॉम्बीज़ की बात चल रही है। लगता है माइक ने कोई अच्छी सी ज़ॉम्बीज़ की मूवी देख ली है। उसके बाद उनका दिमाग फिर चुका है और ये बात कर रहे हैं कि मुर्दे चलते हैं। लेकिन माइक काफ़ी सीरियस होकर बात कर रहा था और वो ये तवज्जो भी कर रहा था कि ये भी यानी आतिश भी इस बात को सीरियसली ले। फिर वो उनको उस कब्रों की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर ये मुर्दे दफन थे। वो देखने में बहुत पुरानी कब्रें लग रही थी। आतिश देखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अंकल माइक, मैं आपकी जो रिकमेंडेशन है इस फाइल में रख दूंगा। अब वो अपने घर चले जाते हैं। जब अपने घर चले जाते हैं तो माइक और आतिश में कुछ बहस होनी शुरू हो जाती है इस बात को लेकर, और आतिश कहता है कि मुझे लगता है कि कोई बात और है। तो अंकल माइक कहते हैं कि उसी दिन के बाद से हर साल रात को जिस दिन इन्होंने मुर्दे निकाले थे उससे लेकर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। और आज इतने साल हो चुके हैं, हर 10-15 दिन हमारे जो गांव हैं इस पर भारी पड़ते हैं। लोग इसलिए जंगले लगाते हैं ताकि कोई भी मुर्दा उनके घर पर हमला न कर सके, क्योंकि शुरू शुरू में उन मुर्दों ने घरों पर हमले किए और कई लोगों को खा गए। आतिश अब इस चीज़ पर बहस करने लग पड़ते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अंकल माइक को गुस्सा आ गया। अंकल माइक आतिश जो अगले दिन सुबह जाने वाले थे, अंकल माइक उसको गुस्से से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर निकलो मेरे घर से। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था। अपनी गाड़ी में तुम बैठो और देखो कि मुर्दे असल में चलते हैं या नहीं। अगर सुबह तक जिंदा बच पाए तो मुझे बता देना, अगर नहीं बच पाए तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। फिर तो तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आतिश अब अंकल माइक के गुस्से को देखकर थोड़ा सा शांत रहना चाहते थे, लेकिन अब अंकल माइक तो भड़क चुके थे। वो गुस्से से निकालते हैं बैग समेत आतिश को बाहर और दरवाजे बंद कर लेते हैं। इससे पहले कि आतिश कुछ उनसे कह पाता, सॉरी फील कर पाता, अंकल माइक अपने सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। आतिश को भी इस बात का गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भाई देख लेंगे कौन से मुर्दे हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके बाद फिर वो वेट करनी शुरू करता है कि देखता हूँ कौन सा मुर्दा आएगा। धीरे धीरे शाम से रात पड़ जाती है। जो इनके बिल्कुल सामने गली थी वहां पर स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई थी, कुछ लाइट्स बुझ रही थी, कुछ जल रही थी, कुछ परमानेंटली बुझी हुई थी। जब रात होती है ना तो अचानक से दूर से इनको कोई चलता हुआ दिखाई देता है। इस समय सारा गांव सुनसान पड़ चुका था। एक भी गांव में ना जानवर ना इंसान, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की हुई थी, लाइट्स बंद करके स्टार्ट की थी ताकि हीट मिल सके। अब ये देखते हैं दूर से कि कोई चलता आ रहा है लंगड़ा कर। इनको लगता है कि शायद कोई भिखारी वगैरह, क्योंकि जो कपड़े थे उसके काफी दूर से अस्त व्यस्त लग रहे थे। अब ये देख रहे थे, उसको देखे जा रहे थे कि यार ये कौन हो सकता है, ये शायद कोई भिखारी है, कुछ है। लेकिन जैसे ही उसका जो फिगर है एक लाइट के पास आती है जो बुझ रही थी, जग रही थी, वो देखते हैं कि एक इंसान, जो देखने में तो इंसान ही लग रहा है लेकिन उसकी एक आंख निकली हुई है।
उसका जबड़ा नीचे की तरफ ढलका हुआ है, सारे कपड़े पर उसके माटी लगी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें कि वो सिर्फ आकृति इंसान की थी, लेकिन उसके जो हाव भाव थे वो किसी प्रेत से कम नहीं थे। ये देख के तो सन के सन रह जाते हैं। जो अंकल माइक कह रहे थे अब इनको पूरा उस पर विश्वास हो रहा था। ये जल्दी से गाड़ी को बंद करते हैं ताकि वो इसकी आवाज़ सुनकर इस तरफ ना आ जाए, और गाड़ी के पिछली सीट पर जाकर छुप जाते हैं। कुछ समय बाद उस मुर्दे की जो आवाज़ है गुर्राने की धीरे धीरे इनकी गाड़ी के पास आती है, बिल्कुल पास आती है। इनका दिल बैठे जा रहा था। एक पॉइंट पर आकर वो बिल्कुल पास आ चुकी थी। फिर अचानक से वो मुर्दा इनकी गाड़ी के पास आकर रुकता है। गनीमत यह थी कि गाड़ी पर जो फोग होती है उसकी वजह से सारे शीशे भर चुके थे, अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो मुर्दा कुछ समय वहां पर रुक के गुर्राता है और फिर वहां से आगे चले जाता है। ये कम से कम 15-20 मिनट तक वेट करते हैं कि वो मुर्दा जाए। ये गाड़ी का शीशा साफ करके देखते हैं कि अब वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अब वो आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वही आवाजें जो कल आतिश ने सुनी थी, खतरनाक आवाजें, शिकार करने की आवाजें। किसका शिकार? जानवरों का शिकार। और कौन कर रहे थे? चलते फिरते मुर्दे। आतिश का तो बस वो पहला सीन देखकर ही उसकी जान निकल चुकी थी। वो अंकल को फोन करते हैं कि प्लीज अंकल दरवाजा खोलो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे नजर आ चुका है जो आप बता रहे थे। लेकिन अंकल मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ समय बाद अंकल माइक मान तो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सीसीटीवी कैमरों से देखता हूँ, अगर मुझे दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं देगा तो मैं फौरन बुलाऊंगा। जल्दी से गाड़ी से निकलना और उसके बाद अंदर आ जाना। तुम्हारे पास कुछ ही सेकंड का समय होगा। अगर मुझे लगा कोई है तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, फिर तुम्हारी जान की जिम्मेदारी तुम पर है। कुछ मिनट बाद अंकल का फोन आता है। कहता जल्दी गाड़ी से निकलो और अंदर की तरफ आ जा। गाड़ी की परवाह मत करो कि कोई इस पर नुकसान करेगा, अगर होता है तो तुम्हारी जान तो बच जाएगी। ये जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, अपना बैग भी नहीं पकड़ते और अंदर की तरफ भागते हैं। अंदर जाते ही जैसे ही माइक लॉक लगाते हैं दरवाजे को, ये अंकल माइक को देखकर उनको गले लगाते हैं और रोने लग पड़ते हैं। उनसे माफी मांगते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने आपकी बातों को मजाक में लिया। अंकल माइक भी डरे हुए थे, शायद वो भी रियलाइज कर रहे थे कि मुझे इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो तुमने खाया नहीं, कुछ होगा, हम खाते पीते हैं और सुबह बात करेंगे। रात को आतिश को वही आवाजें आती हैं, फिर से वही डरावनी आवाजें। अब जब सुबह होती है, अंकल माइक का थैंक यू करते हैं आतिश, अपनी फाइल में रिकमेंड करते हैं जो अंकल माइक ने कहा था कि यहाँ पर मैंडेटरी है जाले लगाना। हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं मेंशन किया कि कुछ ऐसा होता है। अगर ऐसा ये सारा मेंशन कर देते तो फिर इनको पागल समझा जाता। उसके बाद ये फाइल सबमिट करते हैं और शुरू कर देते हैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट को सबमिट किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं बनी। आतिश आज भी अंकल माइक के कांटेक्ट में है और उनसे ही पता लगा कि उन्होंने ज़मीन नहीं ली, क्योंकि शायद कुछ पता कराया होगा और फाइंडिंग्स निकली होंगी। लेकिन माइक को इस चीज़ का मलाल कोई नहीं है, वो अमीर वैसे ही है और वो ज़मीन बेचने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे भी नहीं। आज इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा है, दोस्ती का रिश्ता है, कभी कभी बात हो जाती है। ये कहते हैं कि अंकल माइक एक बार इंडिया भी आए और वो बहुत खुश हुए इंडिया देख के, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान है मैं 1 साल में एक बार जरूर आऊँगा और अलग अलग जगहें घूमूंगा, खास तौर पर रिलीजियस। आतिश सोचते हैं कि भाई मुझे लगता था कि कुछ ऐसी बातें जो होती हैं वो हमारे देश में ही ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन हर एक देश की, या यूँ कहें कि हर एक शहर की, या फिर यूँ कहें कि हर एक गांव की अपनी कहानी है, अपनी खतरनाक, अपनी खौफनाक कहानी। और सोबीबोर का ये गांव उनमें से एक है। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई नहीं हो रहा चैनल सब्सक्राइब, लोग देख बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा है एक ऐसे परिवार का जिसको ढाबे पर खाना खाना पड़ गया भारी। हितेश अपने परिवार के साथ हिमाचल के एक टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए गए थे। हितेश, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा जो 12 साल का है और उनकी एक बेटी जो 5 साल की है। अब हितेश कहते हैं कि बेटा तो बड़ा हो रहा है तो उसकी शरारतें भी कम हो रही हैं और उसकी डिमांड भी कम हो रही है।
लेकिन जो मेरी बेटी है ना छुटकी सी, वो मुझे बड़ा तंग करती है, लेकिन उसका तंग करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आए दिन वो मुझे फ़ोन करके ये कहती है कि पापा आज ये ले आना, पापा वो आज वो ले आना। और जब वो ज़िद कर लेती है ना सुनील भाई, तो फिर बहुत करती है, पीछा ही नहीं छोड़ती। फिर मुझे खुशी भी होती है कि भाई सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो है। लेकिन कई बार बच्चों की ज़िद नहीं पूरी करनी चाहिए। मुझे जो सबक है वो मिला, वो सबक मिला इस किस्से से। अब हितेश कहते हैं कि ये जैसा मैंने कहा कि हिमाचल के एक टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए गए थे। अब जिनके बच्चे हैं, खास तौर पर छोटे बच्चे हैं, आपको बच्चों की एक आदत का पता होगा कि अगर बच्चे के मन में खाने की इच्छा नहीं है, चाहे उसको भूख भी लगी होगी ना, वो नहीं खाएगा। और जब खाने की इच्छा आ गई, तो अगर घर में किसी का कोई बनाने का दिल नहीं कर रहा, तो जैसे तैसे करके उसको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर झेलना पड़ेगी उसकी नाराजगी और उसका रुदन। यही कुछ इनके साथ भी होने वाला था। हितेश, उनकी पत्नी और उनका बेटा वापस घर चलने से पहले, क्योंकि इनका सफ़र काफ़ी लंबा था और ये सोचते हैं कि हम कुछ खा पी लें, रात का जो सफ़र है उसमें फिर हो सकता है कि हमें ढाबे वगैरह बंद मिले, तो फिर कब खाएंगे। अब ये तो खाना खा रहे होते हैं और अपनी बच्ची को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्ची तो जिद पर अड़ जाती है, वो तो कुछ खाती नहीं। अब इनकी वाइफ बच्ची को कहती है कि अगर तूने रास्ते में कहा कि मैंने खाना खाना है, तो हम तुझे यहीं पर फेंक देंगे। जैसा माँ बाप लाड प्यार करते हैं, बच्चों से डराते हैं प्यार प्यार से। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि अभी ये तकरीबन अपनी उस डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर आगे आए होंगे और बच्ची ने जिद करनी शुरू कर दी कि मैंने तो खाना खाना। अब हल्की फुल्की माँ से डांट भी पड़ी, बच्ची रोने लग पड़ी, लेकिन मेरा उससे उसका रोना देखा नहीं गया। मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं है, बच्ची है, तुझे तो पता जिद करती है, देखते हैं आसपास कोई ढाबा अगर खुला होगा तो इसको खाना खिला देंगे। हमने तो भर पेट खाना खाया था, हमारी तो बिल्कुल इच्छा थी ही नहीं। अब हम देखते जा रहे थे कि ढाबा खुला हो, कुछ हो, हल्का फुल्का स्नैक्स ही खाने को मिल जाए, कहीं छोटी मोटी दुकान हो जहाँ पर मैगी हो, वो इसको खिला देंगे। कुछ ही समय बाद हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नहीं कह सकते, छोटी सी दुकान नज़र आती है। हम वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि जो ढाबे के वो दुकान के अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई है। जब हम उसको कहते हैं कि कुछ खाने के लिए है, और जब वो हमारी तरफ देखती है तो बड़े अजीब से तरीके से देख के मुस्कुराती है। मुझे सच में कहें तो उस जगह की वाइब कोई अच्छी लगी नहीं। अब मैं सोच रहा था कि मेरी गुड़िया कुछ ऐसा डिमांड कर दे जो इसके पास ना हो, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़, ऐसी डिश। हर उनका भी कहे कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना, और हम आगे चल पड़े। रुक चुके थे। बच्ची, हम मना भी कर देते, अगर बच्ची अड़ जाती तो फिर थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो जानी थी। अब जो मैं सोच रहा था ना, मेरा काम मेरी बच्ची ही कर देती है पूरा। मैं कहता हूँ कि क्या खाओगी, तो वो बच्ची बड़े ही प्यार से तोतली आवाज में कहती है कि मैं मंचूरियन खाऊंगी। अब ये सुन के तो मैं एक सेकंड के लिए खुश होता हूँ कि यहाँ पर मंचूरियन कैसे बनेगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। जैसे ही वो बात करती है मंचूरियन खाने की, तो जो बूढ़ी औरत वो कहती है हाँ हाँ मैं खिलाऊंगी ना, मैं भी बनाकर लाती हूँ। मैं अपनी वाइफ को देखता ही रह गया कि भाई यहाँ पर मंचूरियन बन जाएगा, मिल जाएगा। अभी वो बुढ़िया अंदर गई थी। मंचूरियन बनने की प्रोसेस तो आपको पता है कि कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं। हार्डली 2 मिनट हुए होंगे, वो मंचूरियन बाउल में ले आती है। अब जो वो मंचूरियन थे वो देखने में भी पूरे गर्म लग रहे थे, धुआं निकल रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि वो फ्रेश नहीं होंगे। मेरी वाइफ मेरी तरफ देख के मुंह चिढ़ा रही थी कि नहीं यहाँ पे रुकते नहीं है, चलते हैं। लेकिन अब जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका था। अब हम होते सारे सियाने लोग, हम ना खाते, उसको पैक करा लेते, रास्ते में कहीं फेंक लेते, लेकिन अब बच्ची ने तो खाना ही था। बच्ची कुछ थोड़ा बहुत खाती है, 2-3 उसके पीस खाती है मंचूरियन के, जितने बच्चों को भूख लगती है। और आपको पता ही है कि बच्चे तो खाते कम हैं, बेकार ज़्यादा, मतलब फेंकते ज़्यादा, वेस्ट ज़्यादा करते हैं। कुछ ही 1-2 पीस खाने के बाद बस उसका पेट भर चुका था, वो खा नहीं रही थी और हमने तो शुक्र किया। अब वो जो मंचूरियन है, मैंने जल्दी से कहा उस औरत को कि आप जल्दी से इसको पैक कर दीजिए, हम रास्ते में खा लेंगे। वो बड़े अजीब तरीके से हमारी तरफ देख के कहती है कि तुम नहीं खाओगे सभी। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगता है कि भाई आप कौन होती है हमें पूछने वाली, हम खाएं या ना खाएं। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, हमने भूख नहीं है, हम रास्ते में खाना खा कर आए हैं। फिर वो औरत कहती है कि खाओ तो सही, एक बार खाओगे तो पता लगेगा ना कितना टेस्टी है ना बच्ची, टेस्टी है ना। वो बच्ची इनकी तरफ देखकर अपना सर हिलाती है कि हाँ आंटी टेस्टी है।
लेकिन अब मैं थोड़े से गुस्से में आकर कहता हूँ कि खाना है, हमने नहीं खाना, पैक करना तो करो, नहीं तो रहने दो, हम रास्ते में खा लेंगे। अब वो बुढ़िया मेरे तरफ बड़ी अजीब सी तरीके से देखती है और जाने के अंदर जाके जो मंचूरियन बचा होता है वो पैक करके हमें पकड़ा देती है। हमने सोच रखा था कि भाई हम तो खाएंगे नहीं, हम तो फेंक देंगे। अब वो मंचूरियन जो लास्ट जो बैक सीट की लास्ट कोने में जगह होती है वहाँ पर मेरा बेटा उसको रख देता है। अब तकरीबन हम 100 किलोमीटर आगे निकल चुके थे उससे। तकरीबन 200 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय हो चुका था, जिसमें 100 किलोमीटर बीच में वो ढाबा आया था और उससे आगे हम 100 किलोमीटर जा चुके थे। लेकिन अब क्या होता है कि अचानक से बिटिया की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो कह रही थी कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मेरी वाइफ कहती है मैं तो कह रही थी ना कि वो जगह ठीक नहीं है, पक्का बेकार खाना बनाया होगा। हमें शुरू में तो ये बात कुछ यूजुअल सी लग रही थी कि भाई अच्छा खाना नहीं होगा, उसकी वजह से दर्द हो रही है। अचानक से बिटिया कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे वॉमिट आ रही है, वॉमिट आ रही है। अब जब गाड़ी खोलते हैं बच्ची वॉमिट करती है। जब बच्ची वॉमिट करती है तो मेरा बेटा कहता है कि पापा जरा टॉर्च मारना वॉमिट की तरफ, मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि हिलता हुआ क्या नजर आएगा। जब हम टॉर्च मारते हैं तो देखते हैं कि जो वॉमिट थी बिल्कुल लाल थी, जैसे खून हो, और उस वॉमिट में हमें कीड़े चलते हुए नजर आ रहे थे। ये देख के तो मेरी वाइफ रोने लग पड़ती है कि क्या खिला दिया बच्ची को। मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, ये कीड़े पहले यहाँ पर गिरे होंगे जमीन में और उसने वॉमिट कर दी, लेकिन अभी ये बात कर ही रहे थे, उसको दोबारा वॉमिट आती है और जो कीड़े थे उनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी हमें इस चीज़ का विश्वास हो चुका था कि जो ये वॉमिट कर रही है उसी के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं और वॉमिट भी खून वाली। अब बच्ची रोए जा रही थी, वो कह रही थी कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे मेरी जान निकल रही है पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। अब हम सब सकते में आ चुके थे। हम जल्दी से, मैं देखता हूँ पास वाला कोई हॉस्पिटल, गनीमत थी कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हमें मिल गया और हम वहाँ पर जल्दी से गए। बच्ची के सारे टेस्ट कराए गए और डॉक्टरों ने कहा कि जस्ट चेक, नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, जैसे मोशन सिकनेस हो सकती है, उसके अलावा हमें कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमने कहा कि जब हमारी बच्ची ने वॉमिट की वहाँ पर उसके वॉमिट में से कीड़े निकले, तो डॉक्टरों ने इसका जवाब दिया कि हो सकता है बच्चे मीठा खाते हैं, पेट में कीड़े होंगे, वो निकल आए, कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ी सी तसल्ली थी हमें कि डॉक्टरों ने कह दिया कि कोई घबराने वाली बात नहीं। कुछ समय बाद बिटिया डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़ी तबीयत में सुधार आता है, हम घर चले जाते हैं। लेकिन जब हम घर जाते हैं उसके बाद उसकी वॉमिट्स फिर बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हर बार जब भी वो वॉमिट करती है उसमें से खून आता। मेरी बच्ची ना बड़ी क्यूट सी है, फ्लफी सी बच्ची है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सूख गई। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, किसी भी तरीके की कोई जो मर्ज है वो मिला ही नहीं। अब एक दिन मेरा जो दोस्त है वो पता लेने आया बेटी का। जब उसने मेरी बेटी की हालत देखी ना, क्योंकि जो उसका मतलब बैकग्राउंड है, उसके सारा परिवार है वो पंडिताई करता है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर डॉक्टरी वाला सिस्टम नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे इसकी शक्ल देख के कुछ लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, तो चल अभी मेरे साथ। तो कहते हैं कि कहाँ चल? कहते हैं मैंने कहा ना चल। वो लेकर जाते हैं इनको अपने चाचा जी के पास, जो एक काफ़ी बड़े पंडित थे। जब इनके चाचा जी उस बिटिया को देखते हैं, उसको देखते रहते हैं 5 मिनट, फिर वो कुछ आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं, उसका हाथ पकड़कर मंत्र पकड़ते हैं। जब उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो बच्ची काफ़ी अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। फिर वो कहते हैं कि बिटिया ऐसा कर, मेरी गोदी में बैठा कर। अब जब वो बेटी इधर उधर देखती है तो मैं शांति देता हूँ कि कोई बात नहीं अंकल है, बैठो। जब वो उनकी गोदी में बैठती है ना, उसको कहते हैं कि बेटी थोड़ी सी झुका भी। जब वो झुकती है तो वो काफी तेज पीछे पीठ पर थप्पड़ लगाते हैं। जब मैं देखता हूँ ये सीन 1 मिनट के लिए तो मुझे गुस्सा आता है। मेरी पत्नी साथ में बैठी होती है, मेरा जो दोस्त था जो लेकर आया था, कि एक इतना कोई बेरहम कैसे हो सकता है, छोटी सी बच्ची को इतनी तेज पीछे से पीठ पे थप्पड़ मार रहा है। लेकिन अभी मैं कुछ बोल पाता इससे पहले मुझे उस चीज का रिजल्ट आया। पहली बात तो है, जब बेटी को पीछे से थप्पड़ पड़ा तो बेटी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल भी उसके मुंह से आह नहीं निकली। लेकिन उसका जब मुंह खुला, उसके मुंह से बालों के गुच्छे निकले, बड़े बड़े बालों के गुच्छे। अब वो मुंह खोली थी और उसके बालों के गुच्छे निकलते जा रहे थे, जैसे वो वॉमिट कर रही थी। कीड़े भी निकलते जा रहे थे, वही कीड़े जो हमने उस रात को देखे थे। कुछ समय बाद फिर जब वो बिल्कुल ठीक हुई, उसके बाद पंडित जी ने, उनके चाचा जी ने गंगा जल छिड़का, एक मौली बांधी और उसको कहा कि इसको थोड़ी सी रेस्ट कराओ। अब वो बताते हैं सारी बात।
वो कहते हैं कि तुम कहीं पर रुके होगे रास्ते में? तो ये कहते हैं हाँ हम रुके थे, ऐसे ऐसे बेटी ने मंचूरियन खाया। वो कहते थे कि वो जो औरत थी वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी, और और उसने किया है शिकार तुम्हारी बेटी का। ये तो परमात्मा की कृपा है, तुम इसे मेरे पास जल्दी ले आए, नहीं तो जो ये बालों के गुच्छे हैं ये धीरे धीरे अंदर बढ़ते, किसी भी टेस्ट में नहीं आने थे, किसी भी टेस्ट में ना ये कीड़े आने थे, ना ये बालों के गुच्छे आने थे, और कुछ ही देर में तुम्हारी बच्ची मर जाती, और इसकी उम्र उस चुड़ैल को लगनी थी। ये चुड़ैलें छोटे बच्चों का शिकार करती हैं, और तुम्हारी बिटिया इसका शिकार होती होती बची। अब ये सुन के मैं काफ़ी सकते में आ गया। हाँ, मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि हमारी बच्ची बच गई। हमने उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया। अपने दोस्त को भी मैंने काफ़ी धन्यवाद किया कि भाई तूने ध्यान से देख लिया, नहीं तो बुरी हो जाती बात। लेकिन हमें गुस्सा था। अब हम सोच रहे थे कि हम उसके पास जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, पहले तो उसकी खातिरदारी करेंगे अच्छी। तो मेरा दोस्त कहता है कि अब बस इकट्ठे होते हैं, हम 3-4 दोस्त इकट्ठे होकर जाने वाले थे। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार सच वो मंचूरियन कहाँ पे गया। तो मैं अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ कि बेटा वो मंचूरियन तुमने कहाँ पे रखा। वो कहता है कि बाद में मैंने गाड़ी से उठाया नहीं, आपको पता ही है कि ध्यान ही नहीं रहा। वो मंचूरियन जो है वो वैसे ही गाड़ी के साइड पर पीछे पड़ा हुआ था। अजीब बात थी कि इतने दिनों बाद बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। मैं उस पैकेट को पकड़ता हूँ, उसको खोलता हूँ, देखता हूँ कि अंदर बालों के गुच्छे थे, मंचूरियन तो था ही नहीं। अब हमने डंडे डूंडे पकड़े थे, हम चल पड़ते हैं उस जगह की ओर। लेकिन जब हम उस जगह की ओर पहुंचते हैं तो वहां पर ना बुढ़िया थी ना ढाबा। क्या उसने कोई माया जाल बिछाया था जिसमें हम फंस गए। हाँ, हम उस जगह दिन के समय पहुंचे थे, हो सकता है रात के समय में पहुंचते तो कुछ और ही नज़ारा होता। लेकिन अगर हम रात के समय पहुंचते और हम पर कोई वार हो जाता, हमारी जान पर बन आती, तो क्या। फिर हम वापस जब आए और हम उनसे मिले पंडित जी से दोबारा, तो उन्होंने कहा कि बस अब रफा दफा करो इस बात को, और इस चीज़ का ध्यान रखना, आज के बाद आप बेटी को कम से कम जब वो 18 साल की नहीं हो जाती, उस रास्ते से गलती से भी मत लेकर जाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो किसी न किसी रूप में वो फिर आपकी बेटी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि वो बच भी ना पाए। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया, और भाई ध्यान से जगह पर रुक कर देखो सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद ही जो खाना खाओ भाई। और अब हम आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।